हेलो एवरीवन। टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह गुजराती में लिखी गई है। इसमें महात्मा गांधी के बचपन, इंग्लैंड में उनका जीवन, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला सवाल है, डैश is the highest gallantry award for officers and other enlisted personnel of all military branches of India। भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य नामांकित कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा आता है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के अंतर्गत परमवीर चक्र दिया जाता है। यह 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया था और यह मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार यूएसए में, अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है, मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है, विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया जाता है। उसी तरह भारत में परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण साहस, युद्ध में असाधारण साहस के लिए प्रदान किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज नॉट ए राइट। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुसार ये अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा ही गया है बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुसार। तो रोजगार, विवाह, सुरक्षित पेयजल, ये अधिकार नहीं है। तो अधिकार क्या है? अधिकार है बच्चों को जीवित रहने का, बच्चों को जीवित रहना, सुरक्षा, विकास और भागीदारी के अधिकार देना, भागीदारी का अधिकार प्रदान करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन। सीवी रमन के योगदान के स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें पता है 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसी के स्मृति में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में देश भर के स्कूल, कॉलेज और विज्ञान संस्थान में मनाया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 5 जून। 5 जून 1972 के संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को बढ़ाने के लिए।
क्लियर। अगला सवाल, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एड्स डे? HIV या एड्स डे कब मनाया जाता है? तो यह भी 1988 से HIV और एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पूरे विश्व भर में आयोजित होता है, याद रखिएगा, विश्व भर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया शोज द लेटेस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। सिक्किम की कुल आबादी है 6.1 लाख, 6 लाख के आसपास कुल आबादी है। यहाँ का जनघनत्व जो है, जिसे डेंसिटी कहते हैं, वह है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ओवरऑल भारत की साक्षरता दर है 74.04%। ठीक है, जिनमें पुरुष साक्षरता जो है 82.01% है, 82.01। महिला साक्षरता है 65.5%। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य जिसकी साक्षरता प्रतिशत है 94%, कौन है? केरल। और सबसे कम साक्षर है बिहार, जिसकी साक्षरता प्रतिशत है 63% के आसपास, 63%, और वह है बिहार। ठीक है। अगला सवाल है, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट? अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ठीक है, तो तीसरी बौद्ध परिषद, यहाँ तो पहला सवाल यही है कि तीसरी बौद्ध परिषद अशोक ने पाटलिपुत्रा में बुलाई थी। यह कब बुलाया था? यह अशोक के शासनकाल में, अशोक ही बुलाया था। अशोक ने 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की थी, जिसमें बौद्ध संघ के शुद्धता पर जोर दिया गया और विभाजन के जो प्रयास किए गए थे उसे समाप्त किया गया। जो पाली भाषा में बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में त्रिपिटक, तो त्रिपिटक का संकलन भी किया गया। ठीक है, त्रिपिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में ही किया गया था। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ कनिष्क that led to the final division in Buddhism in two parts, हीनयान एंड महायान, was held at which state? चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, जिसने बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया था। तो यह किस स्थल पर हुई थी? जैसा कि पहले देखा, तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक ने बौद्ध धर्म में जो विभाजन की नीति बनी थी उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन चौथी बौद्ध परिषद में अंततः बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क ने इस चौथी बौद्ध परिषद को आयोजित किया था कश्मीर। ठीक है, यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। ठीक है, इसमें संस्कृत में महायान ग्रंथों का संकलन हुआ था। महायान ग्रंथ का संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटक कंपोज्ड? अभी पढ़ा हम लोगों ने, बौद्ध ग्रंथ पिटक किस भाषा में रचे गए थे? तो यह पाली में रचे गए थे। तीसरी बौद्ध संगीति जिसका आयोजन अशोक ने पाटलिपुत्रा में किया था,
तो वहीं इसका संकलन किया गया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत तीन पिटक हैं। तीन पिटक हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता केव्स इन महाराष्ट्र आर रिलेटेड टू। महाराष्ट्र के अजंता गुफाओं की चित्रकला और मूर्तिकला किससे संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है? तो यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, जो अजंता की गुफाएं हैं वह दूसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच है। 5वीं शताब्दी के बीच के चित्रकला है, बीच के काल की चित्रकला है, जिसमें जातक कथाओं, जातक जो है बौद्ध ग्रंथ है, जातक बौद्ध ग्रंथ है, तो जातक कथाओं पर आधारित जातक कथाओं पर आधारित चित्र को चित्रित किया गया है। तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं। तो याद रखिएगा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेयर डिड गौतम बुद्ध टुक हिज समाधि पास्ड अवे। गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण यानी समाधि कहाँ प्राप्त किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। यह जो कुशीनगर था वह मल्ल गणराज्य का प्रमुख नगर था। याद रखिएगा, मल्ल गणराज्य का प्रमुख नगर था। कुशीनगर में आज भी महात्मा बुद्ध के स्तूप और मंदिर आज भी स्थित है। स्तूप और मंदिर आज भी स्थित हैं। ठीक है। ओरिजिनली बिल्ड द फेमस बुद्धिस्ट सांची स्तूप। प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का प्रारंभिक निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें सांची जो है वह सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा स्तूप है, प्रसिद्ध और विशाल स्तूप है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। Who was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराज? गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की बड़ी उपाधि धारण की थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि 320 ईस्वी में, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। इसे गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग जो है वह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है। तो पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। द इलस्ट्रेशन नेम ऑफ आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी एंड वराहमिहिर वेयर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पायर। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर के नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो यह जो थे वह नवरत्न के नाम से जाने जाते थे। नवरत्न के नाम से जाने जाते थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वह कला, साहित्य और खगोल शास्त्र में उत्कर्ष का काल था। उत्कर्ष का काल था। अगला सवाल है, हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा
इन 618 CE। 618 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा की नदी तट पर हराया था और दक्षिण भारत की स्वतंत्रता बनाए रखी। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण भारत की स्वतंत्रता बनाए रखी। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है। तो अगला सवाल है, द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वेयर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच। जो खजुराहो समूह है, इसकी शैली जो है नागर शैली है। इसमें काम कला से जुड़े शिल्प उत्कृष्ट किए हैं। यानी उस पर जो शिल्प है वह काम और कला से संबंधित है। Who attacked and looted the famous सोमनाथ टेम्पल in 1026 AD? 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण की और उस पर लूटपाट किया था? तो प्रसिद्ध आक्रमण है 1026 में मोहम्मद गजनबी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा और यहाँ से अपार संपत्ति गजनी ले गया। याद रखिएगा, जो मोहम्मद गजनी था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। Which Delhi Sultan died of a sudden fall from a horse at Lahore while playing चौगान? लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसकी मृत्यु लाहौर में पोलो या चौगान खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? काफ़ी चर्चा में रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था साम्राज्य के मध्य बिंदु में राजधानी, यानी दिल्ली और देवगिरी जो थी, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं, वह राजधानी के बीच में थी। ठीक है। इसके कारण राजधानी को दिल्ली से परिवर्तित किया गया। हालांकि इसे काफ़ी परेशानी हुई और जनता को इससे भारी कष्ट हुआ था। Who was the founder ruler of लोधी डायनेस्टी in 1451 AD? 1451 में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? यानी लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खनवा टेक प्लेस बिटवीन बाबर एंड द राजपूत फोर्सेस लेड बाय राणा सांगा? बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेनाओं के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, इसमें बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल जो है वह मुगल शक्ति और भी मजबूत हुई खानवा के युद्ध के बाद। द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय द शेर शाह सूरी इन द 16th सेंचुरी वाज कॉल्ड। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा जारी की गई चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो शेर शाह सूरी के चांदी का सिक्का जो था उसे रुपया कहा गया। रुपया चलन में आया जिसका वजन था 178 ग्रेन। 178 ग्रेन वजन था, वर्तमान में लगभग 11.5 ग्राम के बराबर। यही जो है भारत के मुद्रा का आधार बना। जो भारत में मुद्रा प्रणाली है उसका आधार जो है शेर शाह के समय ही पड़ा था। तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा? तो रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में रची गई। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा में लिखी गई है। यह भक्ति काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। भक्ति काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन। मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला का जो उत्कर्ष का काल है वह है जहांगीर का काल। जहांगीर चित्रकला का काफ़ी शौकीन था। इसने यूरोपीय तकनीक के प्रभाव को भी तत्कालीन चित्रकला में शामिल किया। इनके चित्रकार हैं जो प्रमुख चित्रकारों में से थे, उसमें थे उस्ताद मंसूर खान जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसे जहांगीर के द्वारा यानी मुगल के द्वारा संरक्षण प्रदान दिया गया था। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज द टावरिंग अचीवमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल में वास्तुकला की मिसालें मानी जाती हैं? तो वास्तुकला की मिसालें दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद के अलावे आगरा का ताजमहल भी है। दिल्ली में भव्य स्थापत्य जो है वह शाहजहां के काल में निर्मित हुए, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला सवाल। बीवी का मकबरा बुरियल प्लेस ऑफ औरंगजेब वाइफ रबिया उद दुर्रानी इज द रेप्लिका ऑफ द ताजमहल इज सिचुएटेड इन। बीवी का मकबरा जो कि औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी का समाधि स्थल है, जो ताजमहल की एक नकल है, कहाँ स्थित है? तो रबिया उद दुर्रानी का मकबरा काफ़ी प्रसिद्ध है, औरंगाबाद में है। यह औरंगजेब की पत्नी थी रबिया उद दुर्रानी। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा बनाया गया है। इसके पुत्र आजम शाह ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर है? पहले ही बता दिया कि यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है महाराजा सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर हैड बिल्ट द ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर एट। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने अवलोकनीय वेधशालाएं, जयसिंह ने जगह जगह पर वेधशालाएं बनवाई थी। तो वह कहाँ कहाँ बनवाई गई थी? यह यूपीएससी तक में यह सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, यह 5 स्थल है जहाँ महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं बनाई थी। ठीक है,
Birthplace of Guru Nanak Dev, the originator of Sikh religion, known as Nanak Sahib, Nankana Sahib today, was earlier called गुरु नानक देव, जिसे सिख धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान, जो आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ननकाना साहब को पूर्व में राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था। राय भोई दी तलवंडी कहा जाता है। ठीक है, यह अभी जो है वह पाकिस्तान में है। ठीक है, जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, उनके जन्म स्थान को राय भोई दी तलवंडी कहा जाता है। The Gurumukhi script of Punjabi language was created in the 16th century by the second Sikh Guru. पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी। किसने बनाई? अच्छा, दूसरे सिख गुरु किसने बनाई थी? तो ओवरऑल क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद के द्वारा की गई थी, जो कि 16वीं शताब्दी में विकसित हुई। 16वीं शताब्दी में विकसित हुई। पंजाबी भाषा को लिखने का यह एक मानक रूप प्रदान किया गया गुरुमुखी लिपि के द्वारा, और सिख ग्रंथों का संकलन भी इसी लिपि में हुई। सिख ग्रंथ का संकलन गुरुमुखी लिपि में किया गया। अगला सवाल है, द रेंज ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी, कैपिटल ऑफ विजयनगर, इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। कई बार यह सवाल पूछा गया है। प्राचीन हम्पी यानी विजयनगर की राजधानी, जो कि खंडहर, आज भारत किस भारतीय राज्य में स्थित है? विजयनगर का जो खंडहर है, जिसे हम्पी कहा जाता है, वह अभी के वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? तो यह हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। ठीक है। इन विच ईयर डिड अल्फांसो द अल्बुकर्क कैप्चर गोवा विद द हेल्प ऑफ सम लोकल्स। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा कर लिया और वहाँ के कुछ स्थानीय शासकों ने इसके लिए मदद की थी? तो यह है 1510। अल्फांसो दो अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, और भारत में पुर्तगाल का प्रमुख केंद्र जो है वह गोवा बना, पुर्तगाली का केंद्र बना। ठीक है, अगला सवाल, नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मैकाले टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैकाले के विचार को अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम बनाने के रूप में किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया? तो मैकाले, जो कि 1835 ईस्वी में सिफारिश किया था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, तो इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे स्वीकार किया था और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम जिससे आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हो, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। ठीक है। इल्बर्ट विल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वायसराय इस कंट्रोवर्शियल मेजर प्रपोज इन 1883। इल्बर्ट बिल, जिसे ब्रिटिश वायसराय ने 1883 ईस्वी में प्रस्तावित किया था,
याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल के बारे में पूछा जाता है कि कब यह प्रस्तावित किया गया था। तो यह विवादास्पद उपाय था जिसे लॉर्ड रिपन ने इसे अपनाया था। यूरोपीय अपराधियों पर भारतीय जजों का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसका तीव्र विरोध किया था और इसे अंततः संशोधित किया गया था। इसमें क्या, इसके क्या प्रावधान थे? तो जो यूरोपीय अपराधी थे, अपराधी, उसके लिए जो जज हैं उसमें भारतीय जज भी हो सकते थे, भारतीय जज भी हो सकते थे। इसे अस्वीकार कर दिया गया बाद में। शुरुआत में तो यह स्वीकार किया गया था, लेकिन बाद में इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, अंग्रेज़ों ने इसे विरोध किया। अगला सवाल है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 904 वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ। 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किस गवर्नर के शासनकाल में पारित हुआ था? तो 1904 में गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, जिसने विश्वविद्यालय अधिनियम को भी पारित किया था। इसने विश्वविद्यालय पर, जो यूनिवर्सिटी हैं उस पर, विश्वविद्यालय पर अंग्रेजी नियंत्रण को बढ़ा दिया। अंग्रेजी नियंत्रण यानी ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ा दिया। राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध भी किया था। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय। वेदों की ओर लौटो, यह पुकार किसने की थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों के ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान बताया था और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। सामाजिक कुरीति जो है उसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रामकृष्ण मिशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक उत्थान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द आर्म्ड रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिटगांव इन 1930। 1930 में चिटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था सूर्यसेन के नेतृत्व में। 1930 में सूर्यसेन ने ब्रिटिश शस्त्रागार पर सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था। इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने काफ़ी प्रेरित किया था। किसने? सूर्यसेन ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, शुरुआत में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश प्रशासन के बीच संवाद का एक मंच था। ठीक है, इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा कांग्रेस सेशन इन। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस सत्र का अध्यक्ष चुना गया, किस वर्ष चुना गया? तो यह है 1938 पर। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसे त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कहा है भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का भारतीय उत्तराधिकारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रमुख राजनेता और विचारक के रूप में जाने जाते थे सी राजगोपालाचारी।
अगला सवाल है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। भारत से ग्रेट ब्रिटेन की ओर धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। काफ़ी परिचित है, ब्रिटेन पर भारत के आर्थिक शोषण की नीति जिसका दादा भाई नेहरूजी ने पर्दाफाश किया था, और इन्होंने ही धन निकासी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। अहिंसक तरीके से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, इस कारण इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी इरविन पैक्ट साइंड ऑन 5 मार्च 1931 इज एसोसिएटेड विथ। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किस आंदोलन से जुड़ा है, तो गांधी इरविन समझौता जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है। यह जो है नमक सत्याग्रह के बाद का वार्ता है, नमक सत्याग्रह के बाद का वार्ता है। इसमें गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी पर डिस्कस किया गया। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी 1915 में किस देश से भारत लौटे थे, तो यह देश था दक्षिण अफ्रीका। 21 साल दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रहे। उसके बाद वह 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव से वापस लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें प्रेरित किया था लौटने के लिए। ठीक है, और जल्द ही इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड महात्मा गांधी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का प्रयोग किया था। काफ़ी प्रसिद्ध रहा ट्रस्टीशिप सिद्धांत, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जिसमें आर्थिक असमानताओं को दूर करने के तरीके बताए गए हैं। धनवान व्यक्ति जो हैं, धनवान, उन्हें समाज का ट्रस्टी माना जाए, ट्रस्टी माना जाए, और स्वैच्छिक दान और सामाजिक न्याय पर बल दिया जाए, माना गया। ठीक है। नेक्स्ट है, हुज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द सेटिंग ऑफ द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसका सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता है, तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसने सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया था। इन्हें राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जागरण पुरुष कहा जाता है, आधुनिक भारत का जागरण पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो यह था एसएससी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 7। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।